दोस्तों बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे फिर से आ गया था और मेरी डार्क वेब वाली वीडियो पे भी बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स करे कि यार एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके। तो सेंस तो बिल्कुल बनता था ये वीडियो बनाने का, साथ ही में चैनल भी 33,000 पे पहुंच गया। थैंक यू सो मच। और ऐसे में आपके कमेंट्स को कंसिडर ना करूं तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए ये वीडियो आज आपके लिए लेके आ गया हूं जिसमें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का पूरी शुरुआत से लेके आज तक जो जो हुआ है, जो जो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि उस बिटकॉइन कब शुरू हुआ, किसने करा, फायदे नुकसान, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, और साथ ही में गवर्नमेंट का क्या कहना है, बैन है, इलीगल है, क्या मतलब सब कुछ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करने की कोशिश करी है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो स्टोचस्टिक्स हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पे पहुंचने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि फिएट करेंसी किसको कहते हैं और उसका क्या सीन है। तो फिएट करेंसी वो करेंसी हुई जो शायद अभी आपके जेब में है, यानी कि 10, 20, 50, 100 जितने भी सारे नोट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट इशूड मनी है हमारे पास, वो सारी फिएट करेंसी कहलाती है। आपने देखा होगा किसी भी नोट पे आप उठा के देखोगे तो वहां लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज, मतलब जितने का भी नोट हो उतने रुपीज, और नीचे आरबीआई के गवर्नर का साइन होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने उस कागज के टुकड़े में वैल्यू डाल दी है, गवर्नमेंट ने गारंटी ली है उस कागज के टुकड़े की। तो इसका यह मतलब भी हो गया कि टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जब चाहे वो बंद कर सकती है, जैसे डिमोनेटाइजेशन में हुआ, और जब चाहे वो करेंसी प्रिंट कर सकती है अपनी पॉलिसीज या फिर इकोनॉमिक्स को सुधारने के लिए। जब चाहे वो करेंसी को और ज्यादा सर्कुलेशन में ला सकती है। लेकिन यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का लॉ है कि अगर आप जितनी ज्यादा करेंसी प्रिंट करोगे उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आएगी या फिर और ज्यादा आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाएगी। और ये चीज ना दुनिया की हर कंट्री के ऊपर लागू है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब ये कुछ चीजें हो गई फिएट करेंसी की। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी हो गई जो कि एक डिजिटल करेंसी है। आप उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे हम अपने नोटों को फील करते हैं, टच करते हैं, संभाल के रखते हैं, ऐसा कोई उसमें सिस्टम नहीं है। टोटली डिजिटल है जो आपको अपने पीसी या लैपटॉप या फिर फोन पे ही आप स्टोर कर पाओगे। इसको और जानने के लिए इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। तो स्टार्टिंग से बात करें तो 2008 के एंड में एक व्हाइट पेपर रिपोर्ट निकल के आती है जो कि एक पब्लिक रिपोर्ट कह सकते हो आप। उसको जारी करने वाले का नाम था सतोशी नाकामोतो। अब ये आज तक नहीं पता चला है कि आइडेंटिटी किसकी है, यानी कौन बंदा है या बंदी है या कोई ग्रुप है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आज तक हिडन है, कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में ये लिखा था कि हम एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसमें 1-to-1 ट्रांजैक्शन हो जाएगी, लेकिन बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। अब सपोज कीजिए मुझे आपको कुछ पैसे भेजने हैं तो मैं कैसे भेज सकता हूं? मेरे पास क्या ही ऑप्शन हैं, पेटीएम, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, ट्रांसफर। तो ये सारे के सारे जितने भी मेरे पास ऑप्शन है ना, वो वाया बैंक होके ही जाएंगे या और वो गवर्नमेंट की निगरानी में भी रहेंगे। तो ये इस चीज का ऑल्टरनेट निकल के आया था कि भाई 1-to-1 ट्रांजैक्शन तो हो जाए, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं होके आए, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो पाए। अब उस रिपोर्ट को अगर मैं समराइज कर दूं तो बेसिकली सिर्फ 3 ही पॉइंट्स निकल के आएंगे। पहला, एक डिजिटल करेंसी जो कि एनक्रिप्टेड है, जिसको नाम उन्होंने दिया बिटकॉइन। दूसरा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के भी ओन नहीं है। जैसे अभी हमने बात करी फिएट मनी की, क्योंकि दुनिया में हर कंट्री की हर गवर्नमेंट अपने अपने करेंसी को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। ये सारा कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें किसी का भी पूरा कंट्रोल नहीं है कि कोई भी इसको अपने हिसाब से प्रिंट नहीं कर सकता या अपने हिसाब से उसको बंद नहीं कर सकता। ओपन सोर्स कोड है ये। तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन की गई कि भाई ये कैसे काम करती है, कैसे एक दूसरे, मैं आपको अगर भेजूंगा तो कैसे जाएगी, पूरा वर्क प्रोसेस का फ्लो एक्सप्लेन किया गया। और सारी जो लूप होल्स उन्होंने डिस्कस करे थे कि ये हो सकते हैं, उसको भी कैसे बंद किया है, वो सारा कुछ उसमें रिपोर्ट में मेंशन था। तो यार मुझे तो लगा कि कितना बढ़िया फ्यूचर है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही करेंसी चलेगी अब डिजिटली, और मतलब कोई कैरी करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कितना बढ़िया फ्यूचर दिख रहा था वहां से। लेकिन टर्न्स आउट कि क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ जो पहली करेंसी थी वो बिटकॉइन थी, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि स्टार्ट वहीं से हुआ सारा गेम। और उसके बाद आज की डेट में 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं अपने इंटरनेट पे। आप अगर खरीदना चाहो या उनको यूज करना चाहो तो 2000 से ज्यादा ऑप्शन हैं आज आपके पास। तो ये तो फ्यूचर फिर से डैमेज हो गया, मतलब फिएट करेंसीज के पैरेलल में एक और करेंसीज का वर्ल्ड शुरू हो गया
कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा करेंसीज हैं और फिर से वही एक्सचेंजेस और वो सब। तो खैर सपने तो सपने ही होते हैं। और इनके अब बिटकॉइन के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें से कुछ है इथेरियम, लाइटकॉइन, आयोटा, रिपल। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी जो दूसरी करेंसीज हैं वो बिल्कुल सेम बिटकॉइन की तरह ही है। बेसिकली ये अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। हर क्रिप्टो करेंसी अपने अपने एक एम के लिए काम करती है। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को काम यूज में लेता है। मैं अभी आगे बताऊंगा क्या है मतलब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अब इसमें बाकी की जो सारी क्रिप्टो करेंसीज है ना, वो जरूरी नहीं है कि ब्लॉकचेन पे ही चले। किसी का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, किसी का कोई लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर वर्क करता है, और कोई सिर्फ लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस को ही काउंट में लेता है। तो बहुत सबके अपने अपने रोल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब एक जैसी हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बिटकॉइन के ऊपर ही डिटेल में बात करने वाला हूं क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और आपको अगर किसी और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो एक कमेंट जरूर कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक वीडियो उस पर बना दूं। तो जो बिटकॉइन है ना, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अब ब्लॉकचेन का क्या मतलब हुआ? सपोज कीजिए मुझे आपको पैसे भेजने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है कंप्यूटर्स का, या हम यहाँ पे उनको नोड्स भी बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर्स बैठे हुए हैं अदर देन आपके और मेरे, ठीक है। अब आपके पास एक बिटकॉइन का वॉलेट है, मेरे पास एक बिटकॉइन का वॉलेट है। मुझे आपको पैसे भेजने हैं तो मैं जैसी रिक्वेस्ट प्रोसेस करूंगा कि सेंड मनी आपका नंबर दबा के, तो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हो जाएगी। ए ने बी को पैसे भेजे। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये एक पब्लिक लेजर में चढ़ जाएगी जो बिटकॉइन के नेटवर्क पर है, और वो लेजर जो भी बिटकॉइन के नेटवर्क पे सारे कंप्यूटर्स हैं सबके पास चली जाएगी। अब वो इनको नोड्स भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। अब इनका काम क्या है कि उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना। और ऐसी जब 500 से ज्यादा एंट्रीज हो जाती हैं, यानी 500 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस बैक टू बैक पीछे क्यू अप हो जाती हैं, तो इन 500 प्लस एंट्रीज का ना एक ब्लॉक बन जाता है। अब ये ब्लॉक को ये सारे नोड, सारे कंप्यूटर्स वेरीफाई करेंगे कि भाई भेजने वाले ने भेजे हैं और पाने वाले को पाने हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे कि अमाउंट सही है, भेजने वाले का एड्रेस सही है और पाने वाले का एड्रेस भी सही है। ये चीज वेरीफाई करेंगे सारे, एक के बाद एक कंप्यूटर्स लाइन अप करके उसको वेरीफाई करेंगे। अब आप अगर कभी किसी पुराने सरकारी बैंक में गए होंगे तो शायद आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई अपना डॉक्यूमेंट लेके उनकी डेस्क पे जाते हो तो वो मोहर लगा देंगे या फिर आपको बोल देंगे बाजू वाली टेबल पे जाओ। तो वही सीन है यहाँ पे। ट्रांजैक्शन पहले एक कंप्यूटर पे जाती है, फिर दूसरे पे जाती है, फिर तीसरे पे जाती है। टाइम स्टैम्प्स हर कंप्यूटर उस पर लगाता जाता है कि भाई मैंने वेरीफाई कर दिया इतने बजे या इतने सेकंड पे, फिर अगले कंप्यूटर पे जाएगी, फिर वहां पे टाइम स्टैम्प लगेगी। तो इस तरीके से प्रोसेस पूरा चलता है। तो कुल मिला के जब ये कंप्यूटर्स इस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं, हाँ वेरीफाई ऐसे नहीं करते हैं कि बस देख लिया। ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है ना, बेसिकली जो ट्रांजैक्शन जाती है इन कंप्यूटर्स के पास, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इक्वेशंस के फॉर्म में जाती है। तो अब वहां पे कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है जो उनको सॉल्व करेगा। बेसिकली कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है सीपीयू प्लस जीपीयू। अब ये सारे कंप्यूटर्स में बिजली भी लग रही है, जीपीयू हाई एंड, जीपीयू हाई एंड, सीपीयू हाई एंड की रैम्स, ये सारी लग रही हैं। तो इनकी कॉस्ट बेसिकली कौन बेयर कर रहा है? कोई हम या आप जैसा। बेसिकली यहाँ पे जो ये सारे कंप्यूटर्स हैं इनको माइनिंग कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, यानी माइनर्स भी बोलते हैं। अब इनको रिवॉर्ड में क्या मिलता है? सबसे कीमती चीज बिटकॉइन खुद मिल जाता है और साथ में छोटी सी एक ट्रांजैक्शन फीस। तो इन माइनर्स को जो बिटकॉइंस मिल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? बेसिकली वो माइन हो रहे हैं, यानी कि नए बन रहे हैं। जस्ट लाइक आप गोल्ड की तरह समझ लो कि गोल्ड बहुत रेयर मेटल है और लिमिटेड रिसोर्स है। अब माइनर्स उसको माइन करते हैं, हमें पता है कि लोकेशन वो कहां पर है। माइनर्स उसको मेहनत करके माइन करते हैं और फिर वहां से वो गोल्ड निकलता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी में यही काम करती है कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के बाद एज अ रिवॉर्ड उनको बिटकॉइंस मिल जाते हैं। आपने शायद सुना भी होगा कि कई सारी कंट्रीज की बहुत सारी जगहों पे माइनिंग फार्म्स बन गए हैं, यानी कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेटअप बन गए हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे हाई स्पीड कंप्यूटर्स और हाई एफिशिएंसी वाले कंप्यूटर्स एक साथ लगा दिए गए हैं, जो सिर्फ कर क्या रहे हैं? सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। लोगों ने इसको अपना धंधा भी बना लिया है कि सिर्फ बिटकॉइन माइन करने हैं और बैठ के खाना है। तो हम बात कर रहे थे माइनर्स की। तो माइनर्स जैसी ट्रांजेक्शन सारी वेरीफाई कर लेते हैं, ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक की फिर एक चेन बन जाती है जो एक के पीछे एक सारे ब्लॉक्स बन के चले जाते हैं, ट्रांजैक्शंस ओके होती चली जाती हैं। तो इसी पूरी चेन को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब मेन पॉइंट ये है कि ये बिटकॉइन जो है वो फिएट करेंसीज की तरह अनलिमिटेड नहीं है, यानी गवर्नमेंट के किसी के हाथ में तो है नहीं, कहीं पे प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं इसकी जो प्रिंट हो जाएंगे जितना मर्जी चाहें। तो ये सिस्टम में बता दिया गया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही अवेलेबल हैं जो हमेशा से वही सर्कुलेशन में रहेंगे। अब ये अमाउंट फिक्स होने से एक नई प्रेशियस
और रेयर चीज मार्केट में आ गई थी जो लोगों की निगाह में आ रही थी, क्योंकि इसने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू गेन कर ली थी। अब नई करेंसी आई है जिसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसके एक्सचेंजेस भी खुलने लग गए। क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे एक्सचेंजेस हर जगह पे खुलने लग गए। लोग इसको नॉर्मल करेंसी की जगह पे इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे थे, क्योंकि इसने जल्दी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू गेन करी थी। तो लोग ये सोच रहे थे कि मैं लेके रख लूं और आगे जब महंगा होगा तो बेच दूंगा, एक प्रॉफिट अच्छा बना लूंगा। तो इन सब के दौरान ना इंडिया में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस खुले और 2018 में गवर्नमेंट ने आरबीआई को ये बोला कि भाई जो आईएनआर का जो इसका सिस्टम है, पूरा एक्सेस है, वो पूरा काट दो। यानी कि आईएनआर में कोई भी बंदा यहां से परचेज या फिर डील नहीं कर पाएगा क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन मीडिया में इस तरीके की न्यूज आई कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया। अब ध्यान से अगर गवर्नमेंट के सर्कुलर्स को देखा जाए या फिर जो ऑर्डर्स पास हुए थे उनको ढंग से देखा जाए, तो टेक्निकली ऑन पेपर कभी भी क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हुई ही नहीं है। तो ये होने से जो सारे एक्सचेंजेस थे इंडिया के, वो बिल्कुल फ्लॉप होते चले गए, एक के पीछे कई सारे बंद भी हो गए, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी आरबीआई और बैंक्स की तरफ से उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इस वजह से कई सारी ऐप्स जैसे कि ज़ेपे और कॉइनबेस, कई तरीके की सारी ऐप्स थी, वो सारी बंद हो गई। इंडिया का एक्सेस उनसे कट गया। यानी आप इंडिया में रह के यूएसडी में तो डील कर सकते हो, लेकिन आईएनआर का एक्सेस पूरा कट गया था। तो जब एक्सचेंजेस के ओनर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई या फिर जब उनका धंधा उनके हाथ से जा रहा था और वो देख रहे थे कि पूरी दुनिया में सब जगह लीगलाइज हो रहा है, यूरोप में लीगल हो गया था, रेस्टोरेंट चेन्स और होटल चेन्स क्रिप्टो करेंसी एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर रही थी। इतना ही नहीं, पेपाल जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी है, वो भी क्रिप्टो में एंटर कर गई है, क्रिप्टो की मार्केट में एंटर कर गई है। साथ ही में जेपी मॉर्गन बैंक हुआ या एलोन मस्क जो कि स्पेस एक्स चलाते हैं पूरा का पूरा, वो भी क्रिप्टो में हेवीली इन्वेस्ट करते हैं। और इन्हीं एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसी में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। उनका ये प्रेडिक्शन है कि भाई आने वाले अगले 10 सालों में ये जो बिटकॉइन की प्राइस है $1 ट्रिलियन तक जा सकती है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं ये भी सब के सब क्रिप्टो करेंसी को बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत फ्यूचर की ग्रोथ को देख रहे हैं। तो एक्सचेंजेस के जो ओनर्स है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी आरबीआई के अगेंस्ट में, और उनको समझाने की कोशिश करी कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, क्या फायदे हैं इसके, क्या नुकसान है, किस तरह से ये आपके बैंकिंग सिस्टम को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। ये सारी चीजें उन्होंने समझाने की कोशिश करी। फाइनली मार्च 2020 में इसका रिजल्ट निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई लीगल है, कोई भी इशू नहीं है इसमें, किसी भी तरीके से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नुकसान नहीं पहुंचा रही है और हर एक किसी को फंडामेंटल राइट है अपना बिजनेस करने का। इसके तहत वहां पे ये बोला गया कि क्रिप्टो करेंसी की जो आप डीलिंग या बिजनेस करना चाहते हो वो बिल्कुल लीगल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आरबीआई हार गया और क्रिप्टो करेंसी के लिए एक और दरवाजा खुल गया बेसिकली इंडिया में। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंजेस के ओनर्स है उनको ये बोला कि भाई आप थोड़ा सा इसको रेगुलेटरी फॉर्म में करो। तो उन्होंने क्या कर दिया कि अब जितने भी नए साइनअप्स हो रहे हैं उनमें केवाईसी जरूर ली जा रही है। अब ये सारा सीन तो इंडिया में हो रहा था, लेकिन यूएस और चाइना की गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि बिटकॉइन को वर्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि अगर आप बेचते हो, खरीदते हो, जो भी फायदा नुकसान होगा वो आपका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की कैटेगरी में जाएगा, जिसके बिहाफ पे आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। और हाल ही में सितंबर 2020 में इंडिया की गवर्नमेंट से ये रिपोर्ट निकल के आती है कि भाई हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, यानी अपने जो इंडिया का नीति आयोग है उसमें उन्होंने उसको भेजा कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और स्टडी करो और इसके और पॉसिबिलिटीज़ देखो कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इससे हमारी हेल्प हो सकती है, हमारे काम फास्ट हो सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है ना, उसको बैन करने के लिए एक बहुत जल्दी बिल आने वाला है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा था। सितंबर की न्यूज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइनली ये क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फायदों की बात कर लेता हूं। पहला फायदा यहां पे निकल के आता है वो ये है कि इसमें जो कॉस्ट है ना, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा कम है। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे ओवरसीज़ कुछ पैसे भेजने हैं, अब मैं अगर वाया बैंक भेजूंगा तो बैंक बहुत ज़्यादा एक तो टाइम भी लगा देगी और प्लस फॉरेन रेमिटेंस का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा लेवी करेगी मेरे ऊपर। लेकिन अगर मैं उसको जो वैल्यू है यानी जो पैसे हैं वो बिटकॉइन के फॉर्म में भेजता हूँ तो एक तो ट्रांजैक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगी, सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं इसमें, और जो दूसरा जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हो, जैसे हम गोल्ड के उसमें देखते हैं इसको, तो गोल्ड आपको कम से कम 1 तोला तो लेना ही पड़ेगा जो कि 50,000 से जाओगे। लेकिन इसमें आप 100, 200, 50 जितने आपके जेब में रुपए हो उतने इन्वेस्ट करके रख सकते हो। इसमें कोई भी पार्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो डेसिमल पॉइंट है ना वो 8 या 9 डेसिमल पॉइंट्स तक जाती है। यानी एक बिटकॉइन की जो डेसिमल है वो 0.00000
वजह से, मतलब 8 डेसिमल पॉइंट्स तक ये इसकी वैल्यू जाती है। आप जितना आपके पास पैसा हो आप उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या उतना पार्ट बिटकॉइन का एक लेके रख सकते हो। और तीसरा जो फायदा है वो ये है कि यहाँ पे आप बिल्कुल अनोनिमस हो, आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। इसके अलावा एक फायदा ये भी है कि जो हमको बैंक्स या गवर्नमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है अपने पैसों को लेके, वो यहाँ पे उसका कोई सीन नहीं है। मैं जैसे बात करूँ येस बैंक की, अब बैंक ने एनपीएस घोषित कर दिए, यानी कि जितने भी सारे पब्लिक के मनी उसने डिपॉजिट करी थी अपने पास वो लोन्स बांटती है ऐसे लोगों को जो छोड़ के चले गए, और भरपाई करनी पड़ी गवर्नमेंट को इंटरवीन आकर के। यानी वो गवर्नमेंट के पास पैसा किसका है, हमारा, ये जो हमने डिपॉजिट करा एज अ टैक्स पेयर। तो बेसिकली वो पैसा जो देश के ग्रोथ में लगना था या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना था वो लग गया ऐसे डूबती हुई बैंक को बचाने के लिए, जो कि बिल्कुल वेस्ट हो गया एक तरीके से। तो ये जो नुकसान है ये इस बिटकॉइन वाले सिस्टम में नहीं है, पूरा सिस्टम में ही जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ट्रस्ट किस पे करने का, सीधा सारे जो नोड्स हैं वही सारे डिसेंट्रलाइज्ड, यहाँ पे जो अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन की अथॉरिटी की हम बात कर रहे थे वो सारे वही कंप्यूटर सारे नोड्स ही बन के बैठे हुए हैं। अब इसके नेगेटिव्स की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही थी वहाँ यहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज इस सिस्टम के थ्रू चल रही थी। वो कैसे, जैसे कि सारी इलीगल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसके थ्रू हो रही हैं क्योंकि अनोनिमस भी है और कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व भी नहीं है, तो आप ट्रांजैक्शन का पता नहीं लगा पाओगे। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि टैक्स बच रहा था, लोग अगर एक दूसरे को पैसे ऐसे ही देते लेते रहेंगे तो टैक्स कौन देगा सरकार को। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे थे। इसके अगले नेगेटिव की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट तक ट्रांजैक्शन ले लेती है कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि वो 500 ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बनता है फिर वो वेरीफाई होता है। तो ये करने से ना हमारे डे टू डे रेडी टू गो वाले ट्रांजैक्शंस के लिए ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट था अपने क्रिप्टो करेंसीज में, इसके बाद बहुत सारी करेंसीज आ गई जो इससे फास्ट भी हैं, लेकिन बिटकॉइन सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसमें ये दिक्कत आती है कि अगर आप जैसे अपने नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, आपने कुछ सामान लिया, आप उसको पे करना है, तो प्रैक्टिकल नहीं है। आप 10 मिनट वहाँ पे वेट थोड़ी ना करोगे सिर्फ एक थोड़े से पैसे देने के लिए, उसके लिए आप अपनी फिएट करेंसी यूज़ कर लोगे। तो यहाँ पे एक दिक्कत आती है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस है ना, वो जिसमें हम सारी क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अपने INR से या फिर अपने USD से, जो भी सारा सिस्टम है वो सारे एक्सचेंजेस डिजिटल है, प्योरली डिजिटल, प्योरली वर्चुअल। अब ये होने से इसका क्या मतलब है कि हाईली वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है उनके हैक होने का या फिर वहाँ से डेटा चोरी होने का, ग्लिचेस आने का। इनफैक्ट 2014 में माउंट गॉक्स नाम के एक एक्सचेंज जो कि जापान में बेस्ड है वो हैक हो गया था और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहां से चोरी की गई थी बिटकॉइंस की। तो वो पैसा सारा डूब गया और किसी को कुछ मिला नहीं। बेसिकली एक्सचेंज के सर्वर्स की दिक्कत थी जो कि इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड या सिक्योर्ड नहीं थे। इसके अलावा जो इसके नुकसान की बात करूं तो जो, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है, आपको इसमें से स्लिप्स आप निकाल के रख सकते हो, यानी प्रिंट आउट करके रख सकते हो, और सिर्फ वो स्लिप आपकी पूरी की पूरी मनी, जितना भी आपके पास पैसा है बिटकॉइन में, सिर्फ एक छोटे से कागज़ पे आप उसको कीज़, अपनी बिटकॉइन की कीज़ को स्टोर करके रख सकते हो। अब ये पेपर पे स्टोर करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप हार्ड ड्राइव या फिर अपने कंप्यूटर पे अपनी बिटकॉइन की कीज़ को स्टोर कर रहे हो जिसमें एक्सेस है आपके सारे बिटकॉइन वॉलेट का, तो वो अगर कंप्यूटर या फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो पूरा चांस है कि आप हैक हो सकते हो या फिर आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है, अटैक हो सकता है आपके कंप्यूटर पे, तो इससे आप अपने पैसे भी खो सकते हो। दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है, क्रिप्टो करेंसीज खरीदनी है या बेचनी है, इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा इंडिया में प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सेफ हो, सिक्योर हो और बिल्कुल लेजिट हो, 100% परफेक्ट हो। तो आपके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा वो रहेगा कॉइन स्विच कुबेर। इसमें क्या है कि बेसिकली बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, यूजर फ्रेंडली है, लाखों लोग इस ऐप को डेली यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रस्टेड कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ 100 रुपए से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। और जो मैंने थंबनेल में लिखा था कि फ्री बिटकॉइंस फॉर यू, तो आपके लिए 50 रुपए के फ्री बिटकॉइन है कंपनी की तरफ से। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो। अब मैं आपको फटाफट से इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ, लाइव यूज करके दिखा देता हूँ अपने फोन पे। यहाँ पे मैं फोन की स्क्रीन ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं करता जाता हूँ। तो भाई सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉइन स्विच कुबेर और जैसे इसको सर्च कर लेंगे हम, यहाँ पे ये ऐप आ जाएगी जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है। आप इसको जैसे इंस्टॉल कर लोगे तो ये इंटरफेस इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना नंबर डाल दीजिए जो भी आप रजिस्टर्ड करना चाहेंगे यहाँ पे।
मैं ये नंबर डाल देता हूँ और जैसे ही आप ओके करोगे एक OTP आएगा, OTP से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन मांगेगा कि आप एंटर करना चाहते हो ऐप के अंदर, तो एक सिक्योरिटी पिन अपना यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना पिन क्रिएट कर लिया। ये इस तरीके का कुछ पूरा इसका इंटरफेस है, बहुत ईजी टू यूज़ है, बिल्कुल सिंपल, बहुत बढ़िया। अब देखो पॉपुलर करेंसीज यहाँ पे दिखा रहा है, ज़्यादातर बहुत सारी करेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, रिपल, ट्रॉन और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती हैं। साथ में ऊपर मैं देख रहा हूँ टॉप गेनर्स के नाम से भी है, यानी कि मार्केट में कौन कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 24 आवर्स में। ऊपर दिखा रहा है मार्केट इज डाउन 0.04%। तो आपको हमेशा मार्केट का भी एक आइडिया रहेगा कि भाई मार्केट क्या ट्रेंड कर रही है, और गेनर्स और लूजर्स के इस हिसाब से भी आप एक एनालिसिस कर पाओगे कि भाई कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको बिटकॉइन खरीदना कैसे है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीदना है। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा अनलॉक वॉलेट। अनलॉक वॉलेट करने के लिए हमको सिंपल सी बेसिक सी KYC होगी, जो कि 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस वेरिफिकेशन की बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आप जैसी वेरीफाई करोगे तो आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो वहाँ का भी आपको OTP यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो देखो आप सक्सेस हो गया है, मतलब पूरा KYC सही चल रही है। अब पैन कार्ड अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये पैन कार्ड के लिए एक विंडो बन के आ गई है जहाँ पे हमको अपना पैन कार्ड स्कैन करना है। मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो पैन कार्ड अपडेट होने के बाद ID वेरिफिकेशन में 3 ऑप्शन है आपके पास अपनी KYC अपडेट करने के लिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर ID। मैं यहाँ पे अभी आधार कार्ड ले रहा हूँ। अब पैन कार्ड होने के बाद यहाँ पे करनी है एक सेल्फी अपलोड। फोन का कैमरा ज्यादा बढ़िया नहीं आ रहा है। तो गाइस देखो वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बैंक डिटेल्स डाल दें, जिससे कि जो भी हमारे फंड्स रहेंगे हमारे वॉलेट में वो हम इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो फटाफट से बैंक डिटेल्स को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे प्रोफाइल में, सिलेक्ट करेंगे बैंक डिटेल्स और यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स डाल देंगे। तो गाइस देखो बैंक डिटेल्स वेरीफाई हो गई हैं। हम फटाफट से अब डिपॉजिट कर लेते हैं। INR मिनिमम अमाउंट मैंने बताया 100 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 100 रुपये ही डालूंगा पहले और इसको मैं कर देता हूँ डिपॉजिट। और 2 ऑप्शंस दिखा रहा है यहाँ पे, UPI या फिर बैंक ट्रांसफ़र। तो मैं UPI ले लेता हूँ और उसके बाद ले लेता हूँ फ़ोनपे। और फ़ोनपे के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट दिखा देगा कि कौन कौन। फ़ोनपे की ऐप ऑलरेडी मेरे फ़ोन पे है तो इसीलिए वो सीधा वहीं खुल गया है। और उसके बाद मैं कर लेता हूँ अपना सेंड। तो गाइस 100 रुपीज़ डिपॉजिट सक्सेसफुल मैसेज आ गया है। और अब मैं जैसे ही अपने पोर्टफोलियो पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि मेरे पोर्टफोलियो में 100 रुपये का माल है। इन्वेस्टमेंट मैंने 100 रुपये किया हुआ है और वो अभी इंडियन रुपीज़ में है। अब समझ लीजिए मुझे बिटकॉइन खरीदना है, मैं बाय बिटकॉइन पे क्लिक करूँगा और 100 रुपये कम से कम ही लेना पड़ेगा। तो मैं ये प्रीव्यू बाय करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि अभी का जो बिटकॉइन का प्राइस है 14,50,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली में है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो कॉइन स्विच की जो फीस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। तो इतना बिटकॉइन मुझे मिलेगा 0.000069। अब मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ बाय नाउ। और आप देखो मेरा ये 69 पॉइंट पता नहीं कितने 069 बिटकॉइन मेरे आ गए हैं, मैंने खरीद लिए हैं। तो देखो ये इसका लाइव चार्ट है, मतलब कि पूरा का पूरा रियल टाइम ग्राफ आपको दिखाएगा कि बिटकॉइन क्या ट्रेंड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर आप अच्छे से एनालिसिस करना तभी इन्वेस्ट करना। अब जब मैं पोर्टफोलियो में जाता हूँ अपने तो यहाँ पे दिखाएगा इंडियन रुपीज़ जो मैंने 100 रुपये खरीदा था वो तो वहाँ से ज़ीरो हो गया, लेकिन जो मैंने बिटकॉइन खरीदा था वो यहाँ पे मेरा पड़ा है। और करंटली वो 100 रुपये का लिया था लेकिन मैंने उसमें 0.02% की गिरावट आई है जब से मैंने खरीदा है। 99 रुपीज़ 98 पैसा का ये अभी की करंट वैल्यू है। अब सपोज कीजिए कि अब ये 97 हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपको आगे नहीं करना, वापस अपने पैसे चाहिए या फिर आप ये भले प्लस में हो या माइनस में हो आपको वापस से INR में कन्वर्ट करना है। तो हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे सेल। तो अब ये पूछेगा कि आपको कितना बिटकॉइन बेचना है, तो हम कर देंगे इसको यहाँ पे 100% की, मतलब हमारे पास जितना है सारा 50%, 25% जितना भी हमारा इच्छा हो उतना हम कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ 100%, करता हूँ इसको प्रीव्यू सेल। तो ये दिखाएगा 99 रुपीज़ 11 पैसे, यानी 80-90 पैसे का हमको यहाँ पे लॉस हो गया है। 3-4 सेकंड की जो फ्लक्चुएशन हुई वो। तो मैं इसको कर देता हूँ सेल नाउ।
और आप देखो ये सेल हो गया है। तो यहाँ पे हमको अपने पोर्टफोलियो पे दिखा रहा है कि 99.11 रुपीज़ का जो बैलेंस है हमारे पास, कितने बजे कितने डेट पे खरीदा था, क्या रेट पे खरीदा था, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है पूरी की पूरी उसमें। इसी तरीके से जब आप सेल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप वापस से अपने सारे के सारे जो पैसे हैं वो वापस निकाल पाओगे। तो ये कुछ था पूरा कॉइन स्विच कुबेर के बारे में। बढ़िया ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके ये ऐप डाउनलोड कर लेना। आपको 50 रुपये का बिटकॉइन फ्री में मिल रहा है। साथ ही में जब आप किसी को शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड को तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी 50 रुपये का बिटकॉइन फ्री में मिल जाएगा। तो गाइस ये कुछ था आज की इस पूरी वीडियो में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को पूरा कंपाइल करने की जो मैंने कोशिश करी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया या फिर कुछ रह गया हो तो। और साथ ही में ये भी कमेंट करके बताना कि क्या आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, करने वाले हो, या फिर कुबेर ऐप को ट्राई करोगे फ्री बिटकॉइंस के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो स्कैस्टिक सिंधी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।